अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक ज़िद्दी जिन की दरपर्दा दीदा दलेरी की कहानी। मेहंदी की रात आई, मेहंदी की रात। गाने की आवाज़ कान फाड़ रही थी, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक सिफत बीबी के चिल्लाने की आवाज़ आई, अरे बावले हो गए हो सबके सब, किसी बात का होश ही नहीं है, बस गाने में मगन हो। तो सब एक दूसरे को देखकर खी खी करने लगे। सॉरी सिफत बी। महविश ने सिफत बी के गले में पीछे से बाहें डालकर कहा तो उनका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो सब बस में बैठे बाराती थे और बारात परवेज साहब के बेटे फहद की थी जो कि लाहौर जा रही थी। सफ़र जारी था और सबकी शरारतें भी। महविश सबसे आखिरी सीट पर आई। उसके हाथ में सैंडविच की प्लेट थी। हया, उसने हया को हिलाया तो हया ने कसमसा कर आंखें खोल दी। लो भाई खा लो इसे, वरना सिफत भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी कि हया भूखी रह गई। अब क्या करूं, आंख तो लगनी ही थी, सफ़र भी तो इतना लंबा है ना। हया ने सैंडविच मुंह में रखते हुए कहा, भाई ये तो किस्मत का खेल है, कोई लाहौर बारात लेकर जाता है और किसी की रुखसती सीधी इंग्लैंड होगी। महविश ने हया के कान में कहा तो हया के गाल सुर्ख हो गए। हया फहद की खाला जात थी और उसका निकाह मामू के बेटे आतिफ से हो चुका था जो कि इंग्लैंड में सेटल थे। मामू का इंतकाल हो गया था और मुमानी की जिद थी कि हया और आतिफ की शादी जल्दी से हो जाए। हया मास्टर्स कर रही थी, इसलिए उन्होंने निकाह कर लिया और रुखसती हया की पढ़ाई पूरी होने के बाद होनी थी। बारात लाहौर पहुंच गई। लड़की वालों ने अपने बराबर वाले घर में मेहमानों के ठहरने का इंतज़ाम किया। सब बड़े तो नीचे रुक गए, मगर नौजवानों ने ऊपर के कमरे पसंद किए ताकि मस्तियाँ करते वक्त वो बड़ों की पहुंच से दूर रहें। वहाँ पहुंचकर सब सफ़र की थकान उतारने के लिए सो गए। जब एक एक करके सब उठे तो नहा धोकर महफिल जमना शुरू हो गई। दोनों तरफ के नौजवान एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे, साथ मज़ेदार चीज़ों से तवाज़े भी हो रही थी। हया नहाकर बाहर आई तो उसे छत की तरफ जाती सीढ़ियाँ नजर आईं। छत पर धूप होगी, वहाँ जाके बाल सुखाती हूँ, हया ने सोचा और छत पर आ गई। छत बहुत बड़ी थी और धूप से भरी हुई थी। एक तरफ पानी की टंकी बनी हुई थी। धूप में हया अलग ही चमक रही थी। गहरे नीले सूट में उसकी दूधिया रंगत उमड़ पड़ रही थी। उसके सुनहरी भीगे हुए बाल धूप में सोने के तारों की तरह चमक रहे थे। गाल सुर्ख, होंठ गुलाब की पत्तियां लग रहे थे और धूप से मचलती हुई नीली आंखें जिनके आगे घनहरी पलकों की झालर सी पड़ी हुई थी, उसके कपड़ों के रंग में मिल रही थी। सूरज उसके सामने था। उसने अपना हाथ बेइख्तियार आंखों के आगे कर लिया। वो आगे हुई तो कोई चीज़ उसके पैर से टकराई। उसकी आवाज़ पर उसने नीचे देखा तो वो टीन का कैन था। आंखें थोड़ी आधी हुई तो वो आसपास का इलाका देखने लगी। एकदम हया को अपने पूरे वजूद में बेपनाह तपिश का एहसास हुआ। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। हलक खुश्क होने लगा तो उसने अपनी ज़ुबान अपने होठों पर फेरी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वो नीचे आई और कमरे में आकर बिस्तर पर लेटकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो साए की तलाश में इधर आया था और टंकी के नीचे साए में बैठा आंखें बंद किए ऊँग रहा था। खड़खड़ाने की आवाज़ ने उसकी नींद में खलल डाल दिया था। उसने आहिस्ता से अपनी गहरी सब्ज आंखों को वाह किया और फिर उस पर एक सहर सा तारी हो गया और वो टिकटिकी बांधे उसी जानिब देखता रहा और देखते देखते उसकी नज़र सामने नीचे जाती सीढ़ियों पर ठहर गई। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे आया और कमरे के दरवाजे पर आगे के दोनों पैर जमाए देखता ही रहा। शाम होते ही मेहंदी की तकरीब शुरू हो गई। हया पूरी तकरीब में हर एक की निगाहों का मरकज़ बनी रही। कई ख़वातीन ने उसके रिश्ते की ख्वाहिश जाहिर की, मगर हया तो पहले ही किसी और की हो चुकी थी। हल्के सब्ज रंग के कपड़ों में हया परी लग रही थी। नौजवानों ने मेहंदी की तकरीब को खूब इंजॉय किया। गानों का मुकाबला काफ़ी देर जारी रहा, मगर आखिर में जीत हया वालों की हुई। हया बच्चों की तरह खुश हो रही थी। वो खामोशी से आकर एक कोने में बैठ गया और टिकटिकी बांधे हया की जानिब देखने लगा। तकरीब ख़त्म होने के बाद भी किसी का जोश ठंडा नहीं हुआ और सब ने रत जगह करके घर सर पर उठाए रखा। बड़ी ख़वातीन की महफिल एक जगह, मर्द हजरात की गुफ्तगू अपनी जगह जारी थी और नौजवानों की तो बात ही कुछ और थी। सुबह होने से पहले बड़ों ने ज़बरदस्ती शोर शराबा बंद करवाया क्योंकि अगले दिन शादी थी। शादी में हया ने चूड़ीदार पजामा के साथ कलियों का घेरेदार फ्रॉक पहना। लिबास पहनकर वो अपने बालों की चोटी बनाने आई थी।
जैसे ही उसने कंगा उठाया, एक जोरदार हवा का झोंका अंदर आया और उसके सारे बाल बिखर कर रह गए। हया ने जल्दी से मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने बाल समेटकर दोबारा बांधने चाहे तो सारे बाल फिर खुद ब खुद बिखर गए। हया की बड़ी बड़ी नीली आंखों में खौफ झलकने लगा। उसने कंगा फेंका और खुले बालों से नीचे चली गई। खुले बालों में तो वो ज्यादा हसीन लग रही थी। शादी हो गई। दुल्हन को रुखसत करके उसे घर ले जाया गया, जहां लड़के वाले ठहरे थे। बड़े तो आराम करने चले गए, मगर लड़कियां फिर जागने का शोर करने लगी। अरे लड़कियों, कितने गाने गाओगी? दिल नहीं भरा तुम लोगों का क्या? हया की अम्मी बोली। महविश बोली, खाला जान बस आज रात है हमारे पास, कल तो रवानगी है ना। अरे ठीक है बेटा, मगर ज्यादा शोर नहीं करना, आराम करने दो बड़ों को, इतना लंबा सफर तय करना है कल। लड़कियां ढोल लेकर छत पर चली गईं। चल भाई हया, शुरू हो जा। हया तो तैयार थी, झट से ढोल उठाकर चहकने लगी। वो एक कोने में बैठा अपनी सब्ज आंखों से हया को टिकटिकी बांधे देख रहा था। हया के गोरे हाथों में गहरी सुर्ख मेहंदी रची हुई थी और उन हाथों की थाप मुसलसल ढोलक पर पड़ रही थी। मुसलसल गाने और हंसने से हया के गाल दमक रहे थे। उसका चेहरा गुलाब की तरह सुर्ख हो रहा था। सारे जहां का हुस्न हया में सिमट आया था। हया को एकदम एक अनजानी सी बेचैनी शुरू हो गई। फिर ढोल बजाते बजाते उसको शिद्दत से नामालूम तपिश का एहसास होने लगा और वो बढ़ते बढ़ते दहकने की हद तक तेज हो गई और वो एक तरफ ढलक कर बेहोश हो गई। सारी महफिल में शोर मच गया। अरे हया को क्या हुआ? सिफत बी, खाला और हया की अम्मी दूसरी खवातीन के साथ दौड़कर ऊपर आईं। सिफत बी ने हया को छुआ तो अंगारे की तरह दहक रही थी और रंगत तपी तपी सी लग रही थी। या अल्लाह, मेरी बच्ची, हया की अम्मी घबरा कर बोली। हया को कमरे में ले गई। डॉक्टर आया और उसने चेक करके कहा कि नींद पूरी ना होने और थकन से ऐसी कैफियत हो सकती है, इन्हें आराम करने दें, और दीगर हदायत देकर रुखसत हो गया। सब लाइट ऑफ करके चले गए। वो अंधेरे में चलता हुआ हया के पास आया और उसके कदमों में आंखें मूंद कर बैठ गया। सुबह हया उठ गई, मगर उसका पूरा वजूद अनजाने बोझ से भारी हो रहा था। गाड़ी में आखिरी सीट पर हया के लिए बिस्तर सा बनाकर लगा दिया। लेटकर हया ने आंखें बंद कर ली। सब बैठ गए, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, 4-5 दफ़ा, मगर वो स्टार्ट ही ना हुई। सब लोग नीचे उतर आए और आपस में बातें करने लगे। लगता है आज रवानगी मुमकिन नहीं है। चले मलका आलिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आज शायद ना जा सके हम लोग, महविश ने हया से कहा। वो एक एक सीट के नीचे से चलता हुआ हया की सीट के नीचे आकर बैठ गया और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। नहीं, मुझे नहीं उतरना, मुझे तो आज ही घर जाना है, हया ने जिद करते हुए महविश को जवाब दिया। हया का ये कहना था कि गाड़ी एकदम स्टार्ट हो गई। सब जल्दी जल्दी गाड़ी में सवार हो गए और गाड़ी रवाना हो गई। हया ने आंखें बंद कर लीं तो वो भी अपनी आंखें मूंद कर बैठ गया। गाने की तेज आवाज़ से हया की आंख एक झटके से खुल गई। आवाज़ हथौड़े की तरह उसके सर पर लग रही थी। उसने महविश से कहलवाया कि आवाज़ हल्की कर लो, मगर लड़के कहाँ सुनने वाले थे। वो सीट के नीचे से हया की आवाज़ पर निकला। हया उसकी नज़रों के सामने थी। हया ने गानों की आवाज़ से बचने के लिए दोनों हाथ अपने कानों पर रखे हुए थे। हया के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमाया थे। उसे भी खुद तकलीफ़ का एहसास होने लगा और एकदम गाने बंद हो गए। लड़कों ने बार बार प्लेयर को चेक किया, मगर गाने दोबारा प्ले ही ना हो सके। महविश ने झट से कहा, लग गई भाई, हया की बद्दुआ लग गई तुम लोगों को, और सब जोर से हंसने लगे। हया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो उसके गाल सुर्ख हो गए। वो जो हया को देख रहा था, उसकी सब्ज आंखों में ठंडक का एहसास उतर आया। हया के चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखकर काफ़ी देर गुजरने के बाद हया ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी कुछ मीठा है खाने को? हाँ बेटा, मिठाई रखी थी चलते वक्त, दूं क्या? रहने दे अम्मी, मेरा दिल तो रसमलाई का चाह रहा है। अच्छा बेटा, आगे अगर मिली तो मैं गाड़ी रुकवा कर ले लूँगी। थोड़ी देर बाद हया को किसी ने हिलाया। हया? हया ने आंखें खोली। ये लो रसमलाई। ये महविश की आवाज़ थी। हया ने रसमलाई ली और मज़े से खाने लगी और खाकर डब्बा नीचे रख दिया। डब्बा लम्हे भर में गायब हो गया। अगर हया उठकर देख लेती कि महविश तो गहरी नींद में है, तो उसके तो होश ही उड़ जाते कि आखिर महविश के रूप में ये कौन था। फिर सब घर पहुंच गए। बस से उतरते हुए हया ने फहद से पूछा कि रसमलाई किस जगह की थी।
تو اس نے سر پیٹ لیا۔ ارے کیسی رس ملائی، خواب میں کھا پی رہی تھی کیا؟ حیا اس کو مذاق سمجھی اور ہنسنے لگی۔ 2 روز بعد ولیمہ تھا۔ حیا بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ ولیمے کے لیے اس نے بلیک کلر کا نیٹ کا سوٹ پہنا جس پر شیڈڈ موتیوں کا میچنگ کا کام ہوا تھا۔ کالے لباس میں وہ الگ ہی چمک رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی آنکھیں دھندلی سی لگنے لگیں۔ اس نے آنکھیں ملی مگر کچھ صاف نہیں ہوا۔ وہ پلٹی تو زور سے کسی سے ٹکرا گئی، پھر 2 ہاتھوں نے اسے سنبھال لیا۔ اس نے منہ اٹھایا تو وہاں گہرے سبز رنگ کی آنکھیں تھیں جو اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر حیا خود بخود بے ہوش ہو گئی اور دھڑام سے نیچے گر گئی۔ اسے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ اسے کسی نے تھام لیا اور وہ فضا میں تیرتی ہوئی آئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ صفت بھی حیا کو بلانے آئیں تو وہ بے ہوش تھی۔ انہوں نے پانی کے چھینٹے مار کر اس کو جگایا۔ حیا نے خوف سے ادھر ادھر دیکھا اور بے اختیار صفت بھی سے لپٹ گئی۔ یہاں کوئی تھا صفت بھی؟ کون بیٹا، کون تھا یہاں؟ اس کی آنکھیں سبز تھیں۔ تمہارا خواب ہوگا بٹیا رانی، صفت بھی نے اس کو سمجھایا۔ حیا تقریب میں بس تھوڑی دیر کے لیے گئی۔ تقریب ختم ہو گئی تو حیا کے گھر والے اپنے گھر چلے گئے۔ دن گزرتے رہے۔ حیا کو اکثر عجیب سا محسوس ہوتا جیسے وہ کسی کی نظروں کا مسلسل محور ہے مگر وہاں کوئی نہ ہوتا۔ کبھی آدھی رات کو اسے کوئی سایہ سا اپنے اوپر محسوس ہوتا مگر لائٹ جلانے پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک روز اسے اپنے تکیے کے نیچے موتیا کی کلیاں ملیں۔ اس نے سب سے معلوم کیا مگر کسی کو وہ کلیاں نظر نہیں آئیں۔ کبھی کبھی جب وہ اپنے کمرے میں آتی تو اس کی پسند کی مٹھائی موجود ہوتی۔ حیا اسے گھر والوں کا سرپرائز سمجھتی۔ کسی سے وہ اس لیے نہیں کہتی کہ گھر والے اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ حیا نے کلاسز جوائن کر لیں، ویسے ہی شادی کی وجہ سے اس کے کافی لیکچرز مس ہو گئے تھے۔ حیا گاڑی سے اتر کر سہیلیوں کے پاس آئی تو اس کی سہیلی بولی، کیوں بھائی، اب تمہارے پالتو بھی تمہارے ساتھ کلاسز لیں گے کیا؟ کیا مطلب؟ یار حیا، ابھی تو گاڑی سے تمہارے ساتھ ایک سیاہ بلّا اترا ہے، تمہارے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا، سہیلی نے کہا اور نیچے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ارے میرا تو کوئی پالتو بلّا نہیں ہے، حیا نے سادگی سے کہا تو وہ لڑکی حیران رہ گئی۔ وہ درخت کی اونچی شاخ پر بیٹھا اب حیا کو دیکھ رہا تھا۔ حیا باتیں ختم کر کے کلاس لینے چلی گئی۔ وہ نیچے اترا اور کلاس میں داخل ہو کر حیا کے پیروں میں بینچ کے نیچے بیٹھ گیا۔ حیا اپنی دوست سے مس ہو جانے والی لیکچرز کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب پروفیسر صاحب ان کے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ کسی اور جگہ آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں جہاں پڑھائی آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اور حیا، اتنے دن بعد آنے کے بعد بھی آپ کا دھیان پڑھائی کی طرف نہیں ہے۔ سر وہ شٹ اپ اینڈ بوتھ آف یو آؤٹ آف مائی کلاس، پروفیسر نے غصے سے کہا۔ حیا اور اس کی دوست کلاس سے باہر نکل گئیں۔ حیا کا چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ اس کی نظر حیا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کلاس سے باہر نکل گیا۔ لیکچر ختم ہوا تو پروفیسر صاحب کلاس سے نکل کر نیچے جانے کے لیے بڑھنے لگے۔ ایک کتاب ان کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گری اور وہ اسے اٹھا کر سیدھے ہوئے تو انہیں ایک دم زور سے دھکا لگا تو وہ لڑکتے ہوئے نیچے جاتے چلے گئے اور آخری سیڑھی ختم ہونے پر فرش پر رک گئے۔ اسٹوڈنٹس دوڑ کر ان کے پاس آئے۔ وہ بے سود پڑے ہوئے تھے۔ سب میں شور مچ گیا۔ وہ ایک طرف کھڑا اپنی سرخ زبان ہونٹوں پر پھیرنے لگا۔ حیا لائبریری میں بیٹھی نوٹس لکھ رہی تھی۔ اسے آج یہ سارے نوٹس کاپی کرنے تھے، پرسوں انہوں نے چیک ہونا تھا۔ حیا نے گھر میں داخل ہو کر اپنی امی کو آواز دی، امی جلدی سے آئیں، مجھے کھانا دیں نا، پھر مجھے بہت سارے نوٹس بنانے ہیں۔ ارے بھائی کیا ٹرین چھوٹی جا رہی ہے تمہاری؟ آرام سے کھانا کھاؤ، جب فریش ہو جاؤ تو کام کرنا، امی نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد حیا نہانے چلی گئی اور باہر آ کر بال خشک کرے بغیر تولیہ لپٹے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا بیگ اس کے برابر میں رکھا ہوا تھا۔ آج تو بس کام ہی کام ہے، اس نے خود سے کہا اور نوٹس لکھنے لگی۔ لکھتے لکھتے جانے کب اسے ایک جھونکا آیا اور اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر رہا ہو۔ اس کے پپوٹے بوجھ سے جھکے جا رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ سب دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا، بس جو چیز واضح تھی وہ تھی سبز آنکھیں اور گہری سیاہ بھویں۔ ان آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ حیا کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اس کے حلق میں دھڑک رہا تھا اور سنہری بال اس کے کھلے ہوئے تھے۔ وہ حیرت انگیز طور پر سلجھے ہوئے تھے۔ کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس نے ٹیبل پر رکھی گھڑی دیکھی تو مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ او میرے اللہ، میں سو گئی تھی کیا؟ سارا وقت سونے میں ہی ضائع ہو گیا۔
मुझे तो नोट्स। हया ने सामने पड़े नोट्स उठाए तो वो सुन की सुन रह गई, क्योंकि सारे नोट्स मुकम्मल थे। ये सब कैसे हुआ? क्या मैं नोट्स पूरे लिख चुकी थी और मैं सो गई? उसे याद ही नहीं आ रहा था। हया बेटा उठ जाओ, मगरिब होने वाली है। ये सिफत बी की आवाज़ थी। सिफत बी हया की फुप्पो थी। उनके शोहर का इंतकाल हो चुका था, उनकी कोई औलाद नहीं थी। हया उठी मगर उसका ध्यान अब भी नोट्स की तरफ था। दूसरे दिन हया क्लास लेने जा रही थी कि एक और लड़की उसके बराबर से गुजरी। अरे अरे हया के बाल उस लड़की के बैग से अटक गए। हया के मुंह से तकलीफ से आवाज़ें निकली, साथ ही आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। आई एम रियली सॉरी यार, लड़की ने जल्दी से बाल बैग से निकालते हुए कहा। वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी और हया से माफ़ी मांग रही थी। कोई बात नहीं यार, हया ने मुस्कुरा कर कहा। अगले रोज़ उस भयानक खबर का हर जगह चर्चा था कि नौरीन किचन में चाय बना रही थी। जाने कब उसके बालों ने आग पकड़ ली और उसके सारे बाल जल गए। जो लोग नौरीन से मिलकर आए थे उन्होंने बताया कि उसके बाल इस बुरी तरह से जले हैं कि सर की खाल भी उतर गई है और पलकें भवें भी मुतासिर हो गई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जान बच गई। ये वही लड़की थी जिसके बैग से हया के बाल अटके थे। रात को जब हया सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई तो थोड़ी देर बाद उसने जैसे ही पैर फैलाए वो उछलकर बिस्तर से नीचे कूदी। उसे लगा कि बिस्तर में कोई नरम नरम सी चीज़ थी जो कि उसके पैर से टकराई थी। उसने पूरा कमरा देख लिया मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। वो दोबारा सोने के लिए लेट गई और नींद की वादियों में खो गई। वो आहिस्ता से दबे पांव बेड के नीचे से निकला और बिस्तर पर चढ़कर हया के सरहाने खड़ा होकर उसे अपनी सब्ज आंखों से घूरने लगा और चलता चलता उसके पैरों के पास आया। अपना मुंह उसके पैरों से रगड़ने लगा। फिर बैठकर हया के गोरे पैरों के तलवे अपनी सुर्ख ज़बान से चाटने लगा। वो हया के पैर चाटता रहा और हया सोती रही। हया अगर उठ जाती तो खौफ से उसका दम ही निकल जाता। सुबह हया को घर से निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई। उसने सिर्फ जूस लिया और कार ड्राइवर से तेज़ चलाने के लिए कहा। आज उसका बहुत अहम लेक्चर था। वो पहले ही लेट हो गई थी। यूनिवर्सिटी के गेट के करीब आते ही दो गाड़ियां ज़ोर से आपस में टकराईं। कार टकराने से हया का सर ज़ोर से सामने टकराया और वो चकरा कर रह गई। उसने जब हया का सर टकराते हुए देखा तो बेचैनी से उसने पहलू बदला। वो सीट के नीचे था। हया के माथे पर सूजन आ गई। दूसरी गाड़ी नबील की थी जो कि हया का क्लास फेलो था। उसने बाहर आकर हया से बार बार माजरत की। हया ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, बस क्लास में पहुंच जाएं। सारा दिन हया के सर में दर्द रहा। जब वो घर आई तो सब परेशान हो गए। दोपहर में नबील बेकरी से निकलकर रोड क्रॉस कर रहा था। उसने दोनों तरफ देखा। एक तरफ से बस आ रही थी जो कि बहुत दूर थी। इतनी देर में नबील कब का रोड क्रॉस कर चुका होता। नबील जैसे ही रोड के बीच पहुंचा, किसी ने नबील कहकर उसे आवाज़ दी। जब नबील ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सिर्फ दो सब्ज आंखें थीं। नबील ने सर झटका तो दूर दूर तक किसी का नामो निशान ही न था। नबील पलटा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बस उसके ऊपर से गुजरती चली गई। नबील का सर बुरी तरह से कुचल गया था और उसकी लाश रोड पर पड़ी हुई थी। हया बिस्तर पर सो रही थी। वो चलता हुआ आया और छलांग लगाकर ऊपर चढ़ गया और घूमकर हया के तकिए पर आ गया। उसने अपनी सुर्ख ज़बान से हया का सूजा हुआ माथा चाटा। हया को सोते में भी महसूस हुआ कि जैसे उसके माथे पर अंगारे दहक रहे हों, मगर दवा के असर से वो सोती रही। और जब सुबह उठी तो उसकी हैरत की इंतहा ने आसमान को छू लिया, क्योंकि ना तो उसके माथे में दर्द था और ना ही सूजन या कोई चोट थी। वो हैरान परेशान सी यूनिवर्सिटी पहुंची तो वहाँ नबील की मौत की इत्तला मिली। उसे न जाने क्यों सब मसनूई सा लग रहा था, मगर ऐसा क्या था जो उसे चाहकर भी समझ नहीं आ रहा था। शाम में चाय पीने वो अपनी माँ के पास आई। गरम गरम समोसों की खुशबू ने उसका मूड बदल दिया। वाह सिफत भी, आज तो मज़ा आएगा। उसने गरम गरम समोसा तोड़ते हुए अपनी फूफी से कहा। हया का चेहरा दमकने लगा। सिफत भी किचन से आ रही थी तो उनकी नज़र उस पर पड़ गई। वो टिकटिकी बांधे हया की जानिब ही देख रहा था। सिफत भी उसकी सब्ज आंखें देखकर ठिठक कर रुक गईं। उन्हें हया के अल्फाज याद आ गए। यहाँ कोई था सिफत भी, उसकी आंखें सब्ज थीं। उन्होंने सर को झटका और शबनम को आवाज़ दी। शबनम उनकी मुलाजमा थी जो केतली से चाय निकाल कर हया को दे रही थी। शबनम, चाय देकर इस बिल्ले को भगा देना और कपड़े सुखा देना। हया ने पहले उस बिल्ले को देखा और फिर कप की तरफ हाथ बढ़ाया। मुलाजमा से बेध्यानी में चाय हया के हाथ पर गिर गई।
गरम खोलती हुई चाय गिरने से हया की चीख निकल गई। कमबख्त, देख कर काम नहीं कर सकती? अम्मी ने हया को उठाते हुए कहा। शबनम ने पहले शी शी करके बिल्ले को भगाना चाहा, मगर वो टस से मस न हुआ। शबनम को पहले ही डांट पड़ चुकी थी। उसने लकड़ी ली, उस बिल्ले की कमर पर मारी तो वो तिलमिला कर खड़ा हो गया, मगर गया नहीं। शबनम मत मारो, ऐसे ही भगा दो, सिफत भी बोली। बड़ा ढीठ है ये बिल्ला, ऐसे नहीं जाएगा। शबनम ने उससे भी जोरदार एक ज़रब उस बिल्ले को लगाई तो बिल्ले ने गुर्रा के शबनम को घूरा और छलांग लगाकर छत पर चला आया। शबनम धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेकर निकलने वाली थी कि अचानक साबुन खुद ब खुद खिसक कर उसके पैर के नीचे आ गया और वो एक धमाके से फर्श पर कमर के बल गिर गई। सब लोग भाग कर आए और उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ जाकर पता चला कि वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गई है। घर आकर सिफत भी खामोश खामोश सी थी और चारों तरफ नज़रें दौड़ाकर कुछ देखने लगी। उनके माथे पर फिक्र की गहरी लकीरें पड़ी हुई थीं। हया के पेपर्स शुरू हो गए थे और मोमानी का फ़ोन भी आ गया था कि पेपर्स ख़त्म होते ही वो रुखसती कर लेंगी, रिज़ल्ट बाद में आता रहेगा। मोमानी पेपर्स ख़त्म होने से पहले ही आ गई, जबकि आतिफ तारीख तय होने पर आता। मोमानी खाला के घर ठहरी और तैयारियां शुरू कर दी। आखिरी पेपर देखकर हया ने सुकून का सांस लिया और बिस्तर पर लेट कर सो गई। दोपहर का वक्त था। सिफत भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर लेट गई। उन्होंने ख्वाब देखा कि हया एक स्याह चादर में बुरी तरह जकड़ी हुई है और निकलने के लिए हाथ पांव मार रही है, मगर निकल नहीं पा रही, और ऊपर 2 सब्ज़ आंखें चमक रही हैं। हया चीखें मारती हुई दूर होती जा रही है और अंधेरे में गायब होती जा रही है। यकदम झटके से सिफत बी की आंख खुल जाती है। वो पसीने में शराबूर हो रही थी और सांस इंजन की तरह चल रहा था। अल्लाह, इतना बेहाना ख्वाब! उन्होंने पानी का गिलास उठाया और एक सांस में खाली कर दिया। फिर तकिए पर गिरकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। ये आंखें मैंने कहाँ देखी हैं? उन्होंने याद किया। मोमानी खाला के घर वालों को वो अंगूठी दिखा रही थी जिस पर उन्होंने खूबसूरती से हया और आतिफ का नाम लिखवाया था, जो कि डायमंड से जड़ा हुआ था। भाभी, ये तो बहुत खूबसूरत है, खाला जान ने खुले दिल से तारीफ करते हुए कहा। हाँ है तो, मगर मेरी हया से ज़्यादा नहीं, मोमानी ने प्यार भरे लहजे में कहा तो सब मुस्कुरा दिए। फिर कुछ देर में वो लोग हया की वालिदा और सिफत बी से मिलने चले गए। सब ने मिलकर अप्रैल की 25 तारीख रुखसती के लिए तय कर दी। मोमानी ने हया को अंगूठी पहनाने का इरादा जाहिर कर दिया, मगर उस वक्त सबकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मोमानी का पर्स ही गायब हो गया। खाला समेत सब गवाह थे कि मोमानी पर्स लेकर आई थी। घर जाकर फहद भी देख आया, मगर पर्स कहीं भी न मिला। सिफत भी किसी काम से हया के कमरे के आगे से गुजरी तो उन्हें लम्हा भर के लिए बेड के नीचे 2 सब्ज़ आंखें चमकती नजर आईं, जो यकदम अंधेरे में गायब हो गईं। उनके कदम वहीं जमकर रह गए। शादी में 1 हफ्ता रह गया था, मगर आतिफ को लाख कोशिशों के बावजूद फ़्लाइट ही नहीं मिल रही थी। सिफत बी की सोच का रुख कहीं और जा रहा था। उन्होंने अपने पड़ोसी अख्तर साहब से किसी अच्छे आमिल का पता मालूम करवाया और दूसरे रोज़ अख्तर साहब के साथ आमिल साहब के पास पहुंच गईं। वहां उन्होंने जाकर अपने शक की तस्दीक करनी चाहिए तो आमिल साहब ने हया की पहनी हुई कमीज़ मंगवाई और 3 रोज़ बाद आने का कहा। ये 3 रोज़ सिफत बी को 3 सदियों के बराबर महसूस हो रहे थे। चौथे रोज़ वो गईं तो आमिल साहब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। बीबी, तुम्हारा शक बिल्कुल दुरुस्त है। एक जिन है जो तुम्हारी बच्ची पर पूरी तरह से आशिक हो गया है। वो साए की तरह उसके साथ रहता है। अगर किसी ने भूले से भी तुम्हारी बच्ची को तकलीफ़ पहुंचाई तो उसका अंजाम अच्छा ना होगा। और ये भी सुन लो, उसने इस बच्ची को अपने साथ ले जाने का फ़ैसला कर रखा है। ये कहकर वो खामोश हो गई। सिफत बी को मुलाजमा शबनम याद आ गई, जिससे भूले से हया के हाथ पर गर्म चाय गिर गई थी। उसके अलावा और लोगों के साथ क्या क्या हो चुका है ये तो सिफत बी को मालूम ही नहीं था। सिफत बी बोली, आप कुछ करें, मेरी बच्ची का तो निकाह हो चुका है, उसकी रुखसती है। नामुमकिन। आमिल साहब ने उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही ज़ोरदार आवाज़ से कहा, नामुमकिन है कि ऐसा हो जाए। शादी तो क्या, वो लड़का इस बच्ची के करीब भी ना आ पाएगा। सिफत भी को समझ आ गया कि आतिफ को फ़्लाइट क्यों नहीं मिल पा रही। आप कुछ करें प्लीज़, मेरी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे। आमिल ने कहा तो सिफत बी को किसी हद तक सुकून हो गया। आतिफ को शादी से 1 रोज़ पहले की फ़्लाइट मिल गई। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। सिफत भी खुश हो गई कि आमिल साहब कामयाब हो गए। हया मेहंदी लगाकर अपने कमरे में लेटी हुई थी कि एक तरफ से कमरे में धुआं उठने लगा। वो घबरा कर उठ गई। सामने आईने में से कोई धुंधला धुंधला सा ह्योला बाहर आ गया
اور حیا سے ذرا فاصلے پر رک گیا۔ وہ ایک سیاہ بلّا تھا جو اپنی سبز آنکھوں سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کی روح فنا ہونے لگی۔ اس نے پلٹ کر بھاگنا چاہا مگر اس کے پیر زمین پر جم گئے۔ اس بلے نے قدم آگے بڑھایا تو وہ ایک نوجوان میں تبدیل ہو گیا اور آگے بڑھا اور بے حد بھاری آواز میں بولا، جو چیز میری پسند ہو وہ کسی اور کی ہرگز نہیں ہو سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے تو بس خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، صرف آپ کی وجہ سے حیا۔ وہ اور آگے آیا تو حیا کو بے حد تپش کا احساس ہونے لگا۔ وہ پھر بولا، پہل میری طرف سے نہیں ہوئی، مگر جو لوگ آپ کو مجھ سے چھین لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نادان ہیں، انہیں بالکل اندازہ نہیں ہے میری طاقت کا۔ ان کی اس حرکت کی سزا تو انہیں لازمی ملے گی۔ اس نوجوان کا چہرہ غصے کی شدت سے انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ کون ہیں آپ؟ حیا کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ میں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہنسا اور پھر بولا، میرا نام تنصیر ہے، میرا تعلق قوم جنات سے ہے۔ حیا کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہو گئے اور حیا کی پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ حیا غش کھا کر وہیں ڈھیر ہو گئی۔ عامل صاحب اپنے آستانے میں بیٹھ کر عمل کر رہے تھے اور وہاں صرف ایک چراغ روشن تھا، باقی اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اچانک وہ چراغ خود بخود بجھ گیا۔ عامل صاحب نے کچھ پڑھا تو چراغ پھر جل اٹھا۔ سامنے آ اگر ہمت ہے تو، وہ زور سے بولے۔ لمحہ بھر میں وہ کمرے کے بیچ آن موجود ہوا۔ اس کا سر چھت سے لگ رہا تھا۔ لے دیکھ میری ہمت، آ گیا میں تیرے سامنے۔ چھوڑ دے اس بچی کو، وہ کسی کی امانت ہے، وہ صرف میری ہے۔ زندگی چاہتا ہے تو چلا جا یہاں سے۔ عامل صاحب نے اسے للکارا۔ وہ زور سے ہنسا۔ تو مارے گا مجھے؟ تجھے شاید میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ میری چھوڑو، اپنی خیر منا، عامل صاحب بولے۔ اس کے کہہ کہوں سے پورا آستانہ لرزنے لگا۔ عامل صاحب نے کچھ پڑھنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں تو اس جن نے منہ سے پھونک ماری۔ وہ پھونک کیا تھی؟ ہوا کا طوفان تھا۔ عامل صاحب اس طوفان میں لپٹے گول گول گھومنے لگے، پھر ان دیکھے تماچے ان کے منہ پر پڑنے لگے۔ عامل صاحب کے منہ سے خون جاری ہو گیا، پھر وہ فٹ بال کی طرح فضا میں کئی فٹ اچھلتے رہے اور جب وہ زمین پر آ کر گرے تو روح عامل صاحب کے جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ ادھر حیا کسی کام سے کمرے میں داخل ہوئی تو اندر آ کر اس کی نگاہ بیڈ پر پڑی تو وہ سامنے موجود تھا۔ حیا پلٹ کر بھاگی تو دروازہ دھڑام سے خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے پوری طاقت لگا ڈالی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اسے تو صفت بھی نے کہا تھا کہ اب تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اور ایک تعویذ بھی دیا تھا گلے میں ڈالنے کے لیے۔ اس نے ٹٹول کر تعویذ کو پکڑنا چاہا مگر اس کا خالی گلا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اب مسکرانے لگا۔ حیا نے ہمت جمع کی اور زور سے بولی، چھوڑ دو میرا پیچھا، میرا نکاح ہو چکا ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر بولا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حیا کو اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ جانے ایسی کیا چیز تھی اس کی آنکھوں میں کہ حیا نے سختی سے اپنی آنکھوں کو موند لیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باہر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ تو امی کی آواز ہے۔ حیا نے دروازہ کھولا تو دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ وہ دوڑ کر امی کے پاس آئی۔ امی کیا ہوا؟ صفت بی نے بڑی مشکل سے اسے بتایا کہ عاطف جس جہاز میں سوار تھا وہ کریش ہو گیا ہے۔ حیا کو سکتہ سا ہو گیا اس خبر سے یا آنے والے وقت سے۔ حیا رو رہی تھی اور آنسو اس کے گانوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ بولا، مت روئیں آپ کو کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ وہاں صفت بھی تھی۔ مردود، دفع ہو جا یہاں سے اور چھوڑ دے میری بچی کو، یہ تیری کبھی نہیں ہوگی۔ اس کی سبز آنکھیں شعلہ اگلنے لگیں۔ پھر اس نے اپنی جگہ سے ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ لمبا ہوتے ہوتے صفت بی تک چلا گیا اور ان کے سینے پر جا کر ٹک گیا۔ صفت بی کو اپنا دل بھینچتا ہوا محسوس ہوا۔ بے انتہا کرب ان کے چہرے پر آ گیا۔ حیا دوڑ کر اس کے سامنے آ گئی۔ چھوڑ دو صفت بی کو، معاف کر دو، جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے انگارے ایک دم سرد ہو گئے اور صفت بی خود بخود اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں انہی الفاظ کے انتظار میں تھا، ورنہ آپ کو یہاں سے لے جانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس نے حیا سے کہا، مگر حیا تو پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ حیا نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، وہ اپنے انجام سے بے خبر تھی۔ 5 منٹ بعد ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ حیا کی امی اور صفت بھی دوڑی دوڑی حیا کے کمرے میں آئیں تو انہوں نے حیا کے مردہ جسم کو زمین پر پڑے پایا۔ صفت بھی اپنا سینہ پیٹتے ہوئے حیا کی ماں کو کہنے لگی،
وہ اس کو لے گیا۔ وہ ضدی جن جو حیا پر عاشق ہو گیا تھا، وہ یقیناً حیا کی روح کو اپنی دنیا میں لے گیا ہے۔ عاطف کے جہاز کی کریش اور حیا کی موت کی خبر خاندان کے ہر فرد پر بجلی کی طرح بن کر گری۔ صفت بھی ہر آنے جانے والے کو رو رو کر یہی بتاتی تھی کہ وہ ضدی جن میری حیا کو اپنی دنیا میں لے گیا۔ اس نے اپنی ضد پوری کر دی، اس نے حیا کو کسی کا نہیں ہونے دیا۔